जो सबसे पहले हमारे पास आता है कि सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पास है क्या होता है, एक बार इसको दोबारा देखें। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पास होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारा का सारा मास है किसी भी बॉडी का वो कंसंट्रेटेड होता है। उसी पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड करे ज्योमेट्रिक सेंटर के साथ। ज्योमेट्रिक सेंटर हमारे पास क्या होता है कि डायमेंशनली जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है हमारे पास, उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, दैट इज नोन एज द ज्योमेट्रिक सेंटर। यस, सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पास कोइंसाइड करेगा ज्योमेट्रिक सेंटर के साथ। सेंटर ऑफ मास है इट विल coincides with the geometric center if mass is uniformly distributed। अगर मास है किसी भी बॉडी का वो हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, देन वी कैन से दैट सेंटर ऑफ मास विल कोइंसाइड्स विद द ज्योमेट्रिक सेंटर। अदरवाइज हम कहेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिक सेंटर के साथ कंसाइड करें। देखिए ध्यान से, जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। इसमें बच्चों कुछ हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। एक इससे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि एक हमारे पास होता है इंटरनल फोर्स, फिर बाद में हम टॉपिक पे आएंगे, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स है हमारे पास है क्या होता है, इंटरनल फोर्स ये कहता है कि भाई हमारे पास वो फोर्स होता है जो पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैं आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। दैट फोर्स इज नोन एज द इंटरनल फोर्स। देखो मैं ये कह दूँ कि ये पार्टिकल है, ये मैंने कोई बी पार्टिकल मान लिया, ये कोई सी पार्टिकल है। बच्चों पहला पार्टिकल अगर इसका मास m1 है, दूसरा का मास m2 है, तीसरे का मास m3 है, तो पहला पार्टिकल है वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है, दूसरा पार्टिकल है वो पहले को अट्रैक्ट करता है, पहला पार्टिकल है वो तीसरे को अट्रैक्ट करता है, पहला पार्टिकल है वो तीसरे को अट्रैक्ट करता है, तीसरा है वो पहले को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली इनके बीच में भी हमारे पास क्या होगा, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज द इंटरनल फोर्स। उसके बाद हम ये कह सकते हैं ये बॉडी 1 थी, ये बॉडी 2 थी, इसका मास m1, इसका मास m2, तो मैं कहूँगा कि पहली बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है दूसरे के कारण, ये हमारे पास होगा F12, और दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है पहले के कारण। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे बट बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, हैंस वी कैन से दैट कि सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस हैं वो हमेशा आपके पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चाहे कितने भी इंटरनल फोर्सेस हों उन सभी का सम है वो किसके बराबर होगा, आपके पास 0 के बराबर होगा। एक इसके अंदर हम पढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। बताओ भाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? नेट फोर्स है वो dp अपॉन dt के बराबर होता है। F इज इक्वल टू dp अपॉन dt के बराबर होगा। एक इसके अंदर हम कुछ डिफरेंशिएशन के रूल पढ़ते हैं। एक मैंने कह दिया a है, एक b है, a और b दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ टाइम हैं, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन a का कर दें प्लस या माइनस, हमने डिफरेंशिएशन किसका कर दिया, b का कर दिया, डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस माइनस डी बी बाई डी टी के बराबर होगा। और एक और यूज करेंगे कि अगर हम यूँ कह दें कि के कांस्टेंट हैं डी ए अपॉन डी टी के बराबर हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ किसके बराबर आ गया, ये के ए के बराबर आ गया। कि जो कांस्टेंट टर्म थी वो हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर चली जाएगी। अब देखो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक है हमारे पास
पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। कोई भी एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल का सिस्टम है, उनका सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पास कहाँ लाई करेगा। ये ओरिजिन मान लिया, हमें ओरिजिन कंसिडर करना पड़ेगा। ये मैंने कह दिया कि ये हमारे पास कोई ए पॉइंट है जहाँ पे एक पार्टिकल रखा है, उसका मास है m1 और इसका बच्चों पोजीशन वेक्टर है वो r1 के बराबर है। ये कोई मैंने बताया कि बी पार्टिकल है, बी पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एक मास रखा m2 और इस मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास किसके बराबर, आपके पास r2 के बराबर है। ठीक है, मैंने मान लिया कि भाई इनका सेंटर ऑफ मास है वो किसी पॉइंट C पर लाई करता है और जिसका पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास r के बराबर है। हमें r पोजीशन वेक्टर है वो कैलकुलेट करना है। बच्चों देखो, इसका मास m1, इसका मास m2, पहले पार्टिकल के ऊपर फोर्स दूसरे कनेक्ट करेगा और ये मैंने कह दिया कि F12, दूसरे के ऊपर फोर्स है वो पहले के कनेक्ट करेगा और इसको मैंने क्या कह दिया F21। किसी भी डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स F1 लगा दिया और इसके ऊपर मैंने क्या किया कि कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स है वो हमने अप्लाई कर दिया, F2 इज द एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान से देखोगे बच्चों, जब इसका पोजीशन वेक्टर r1 है तो मैं कह सकता हूँ कि पहले पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो होगी आपके पास dr1 अपॉन dt के बराबर होगी। दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v2 इज इक्वल टू dr2 अपॉन dt के बराबर होगी। फर्स्ट पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड सेकेंड पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v2। अब मैं आपसे यूँ कह दूँ कि भाई पहले पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो हमारे पास किसके बराबर, बताओ। एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया मैंने, F1, इंटरनल फोर्स कितना है F12। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास F1 प्लस F12 है, ये नेट फोर्स आ गया, कौन से पार्टिकल पे आया, पहले पार्टिकल के ऊपर आया। देयरफॉर बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ F1 प्लस F12 इज इक्वल टू dP1 अपॉन dt के बराबर आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप बताओ, ये दूसरा पार्टिकल है इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स F2, इंटरनल फोर्स हमने बताया F21 के बराबर है। देयरफॉर मैं कहूँगा कि नेट फोर्स आया F2 प्लस F21। दिस इज इक्वल टू बाय न्यूटन सेकेंड लॉ dP2 अपॉन dt के बराबर होगा। और बच्चों मैं यहाँ से क्या कह दूँ कि नेट फोर्स के लिए हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। देयरफॉर वी गेट F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21 इज इक्वल टू dP1 अपॉन dt प्लस dP2 अपॉन dt के बराबर होगा। यही होगा। आगे ध्यान दें, F1 प्लस F2 प्लस F12 प्लस F21, बोलो F12 और F21 दोनों इंटरनल फोर्स हैं और हमने बताया कि इंटरनल फोर्स का जो सम है वो 0 के बराबर होगा। देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई ये आया हमारे पास F1 प्लस F2 तो आ गया F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ P1 प्लस P2 के बराबर आया, ये है। अब देखो, लीनियर मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होता है, mv के बराबर होता है। और जैसे लीनियर मोमेंटम mv के बराबर होता है और बोलो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि p इज इक्वल टू m इंटू डी आर अपॉन डी टी। बच्चों P1 होगा तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ m1 dr1 अपॉन dt, क्योंकि पहला पार्टिकल है उसकी पोजीशन वेक्टर r1 है। और जब P2 लेंगे तो हम कहेंगे m2 इंटू dr2 अपॉन dt के बराबर आएगा। वी गेट f एक्सटर्नल इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ m1 dr1 अपॉन dt प्लस m2 इंटू
dr2 अपॉन dt के बराबर होगा। और मैं यहाँ से यूँ कह दूँ कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ m1 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को मैं अंदर लेके जा सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ m1r1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ m2 इंटू r2। और बच्चों हमने कहा था कि जब डिफरेंशिएशन अलग अलग का हो तो हम दोनों को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, और इकट्ठा करके लिख सकते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू d2 अपॉन डी टी टू ऑफ m1r1 प्लस m2 r2 के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर कोई आप 3 कह दो। आगे हमने बताया कि जो एक्सटर्नल फोर्स हैं वो देखो एक मास m1 पे लग रहा है, एक मास m2 पे लग रहे हैं, और इन दोनों का जो फोर्स है उसी को एक्सटर्नल फोर्स का नाम दिया है। और जब बच्चों हमने इसी को एक्सटर्नल फोर्स का नाम दिया है तो मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और टोटल मास है वो हमारे पास क्या आएगा m1 प्लस m2 के बराबर आएगा। और a को मैं कह सकता हूँ कि पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में d2r अपॉन dt2 कह सकते हैं, क्योंकि a v इजकल टू डी आर अपॉन डी टी होता है, सॉरी a इजकल टू डी वी अपॉन डी टी होता है, और v की वैल्यू होती है डी आर अपॉन डी टी। और जैसे हम इसको सोल्व करेंगे देन वी गेट a इज इक्वल टू d2r अपॉन dt2 के बराबर होगा। देयरफॉर हमारे पास आ गया एफ एक्सटर्नल, तो ये आया एम ए d2r अपॉन dt2 इज इक्वल टू d2 अपॉन dt2 ऑफ m1r1 प्लस m2r2 के बराबर आया। और बच्चों ध्यान से देखो m को अंदर लेके जाऊं, और जैसे मैं m को अंदर लेके जाऊंगा तब हमारे पास आएगा d2 अपॉन dt2 ऑफ mr इज इक्वल टू d2 अपॉन dt2 ऑफ m1r1 प्लस m2r2 के बराबर आया। भाई कंपेयर कर लो, और कंपेयर करोगे तो हम कह सकते हैं mr है वो किसके बराबर आया m1r1 प्लस m2r2 के बराबर आया। और यहाँ मैंने लिखा कि भाई mr इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2। और हम कहेंगे कि भाई पोजीशन कैलकुलेट करनी है r इज इक्वल टू हमारे पास कितना है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 के बराबर आया। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, जिसमें एक का मास m1 था और दूसरे पार्टिकल का मास था वो हमारे पास m2 था। एक का पोजीशन वेक्टर r1 था और दूसरे का पोजीशन वेक्टर था वो हमारे पास किसके बराबर आ गया r2 के बराबर आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो। मैं यहाँ पे अगर आपको यूँ कह दूँ कि r पोजीशन वेक्टर है उसको मैं लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। r1 पोजीशन वेक्टर होगा वो किसके बराबर आएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप के बराबर आएगा। और सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि r2 वेक्टर इज इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप के बराबर आएगा। और बच्चों अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि x आएगा, x सेंटर ऑफ मास आएगा, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का आएगा वो कितना आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। नीचे तो हमेशा टोटल मास आएगा। और अगर z कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास का देन वी कैन से दैट z इज इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर आएगा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं, एक x कोऑर्डिनेट आया है सेंटर ऑफ मास का,
एक हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट आया सेंटर ऑफ मास का, और एक क्या आ गया आपके पास जेड कोऑर्डिनेट आ गया। अगर बेटा हम यूँ कह दें भाई अब हमारे पास सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स हैं, फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, और जब एन पार्टिकल्स होंगे तो भाई उनका पोजीशन वेक्टर है, देखो एन पार्टिकल्स का मास एक का m1, एक का m2, m3 एंड सो ऑन, और ओरिजिन से वो r1 दूरी पे होंगे, r2 दूरी पे होंगे, r3 दूरी पे होंगे एंड सो ऑन, देन वी कैन से दैट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCOM इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा आपके पास m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस अप टू सो ऑन अपॉन हमारे पास आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू सो ऑन के बराबर आएगा। और बोलो XCOM किसके बराबर आएगा इस केस में, बोलो किसके बराबर आएगा XCOM? अरे एन पार्टिकल का सिस्टम है तो सिंपल सा बता दो ना, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस अप टू सो ऑन अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू सो ऑन। और YCOM और बताओ, बोलो बोलो। m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस अप टू सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू सो ऑन के बराबर आएगा। और ZCOM किसके बराबर होगा, m2z2 प्लस m3z3 प्लस अप टू सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू सो ऑन के बराबर आएगा। नीचे आप देख रहे हो कि नीचे हमेशा क्या रहा आपके पास टोटल मास आ रहा है, इसमें भी टोटल मास है, इसमें भी टोटल मास है, इसमें भी टोटल मास है, और इसमें भी क्या है आपके पास टोटल मास है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गए x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो। स्पेशल केस देखें, मैं आपको यूं कह दूं कि अगर